नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का कैंडिस क्लासेस की ऑनलाइन कोचिंग में। स्टार्ट करते हैं हमारे आज की 12th क्लास की वीडियो। और 12th क्लास का फिजिक्स का हमारा लेक्चर चल रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें पिछले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था कूलाम्ब बल के लिए या विद्युत बल के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत। और आज हम पढ़ने वाले हैं कूलाम्ब के नियम पर आधारित न्यूमेरिकल्स कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो उससे पहले मैं आपको उसका बेसिक थोड़ा सा बता दूं। देखिए, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, ये कोई बिंदु हमने मान लिया, ये कोई पॉइंट है जिस पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जिस पर कोई ऑब्जेक्ट यानी कि कोई वस्तु रखी हुई है, और इस वस्तु पर दो बल लग रहे हैं। इस वस्तु पर दो बल लगे हुए हैं। देखिए, इधर मैंने बल मान लिया F1 और इधर बल लग रहा है इसके ऊपर F2, और दोनों बलों के जो बीच का कोण है वो है थीटा। मैं आपसे पूछूं कि इनका परिणामी क्या होगा, तो दो बलों का परिणामी कैसे निकालते हैं। बल क्या है? सदिश राशियां हैं, और सदिश राशियों का परिणामी एक ही बिंदु पर अगर दो सदिश कार्य करते हैं तो उनका परिणामी कैसे निकालते हैं। आपने 11th क्लास में पढ़ा था समांतर चतुर्भुज का नियम। तो देखिए, थोड़ा सा हम लोग उसको डिस्कस कर लेते हैं कि क्या होता है। आपने 11th क्लास में पढ़ा था समांतर चतुर्भुज का नियम। देखिए, यानी कि सदिशों का संयोजन जब आपने पढ़ा था 11th क्लास के अंदर, तो क्या किया था आपने। देखिए उसमें कि माना कोई एक बिंदु है, या हम ये कहते हैं कि समांतर चतुर्भुज के नियम के अनुसार यदि समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाएं हैं, आसन्न भुजाएं कौन सी होती हैं, जो एक ही बिंदु से गुजरती हैं। किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाएं ए वेक्टर बी वेक्टर, यानी कि दो सदिशों को अगर प्रदर्शित करती है, दो सदिशों को प्रदर्शित करती हैं, तो इनका परिणामी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण द्वारा दिया जाता है, या समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण है वो इनके परिणामी को प्रदर्शित करता है। ये हमने पढ़ा था समांतर चतुर्भुज के नियम में। अब मैं आपसे बात करूं कि यह परिणामी आया कितना था। ए वेक्टर और बी वेक्टर जो एक ही बिंदु पर कार्यरत हैं, ए वेक्टर यानी कि ए सदिश और बी वेक्टर यानी कि बी सदिश, ये जो कार्य कर रहे हैं थीटा कोण पर, इनका परिणामी आया कितना था, यानी कि आर वेक्टर का परिमाण कितना है, वो आपसे पूछा जाए तो आपको फॉर्मूला याद होगा। आर इज इक्वल टू आया था आपका, यानी कि दो सदिशों का परिणामी समांतर चतुर्भुज के नियम में आया था पहले सदिश का स्क्वायर प्लस दूसरे सदिश का स्क्वायर प्लस 2 पहला सदिश इंटू दूसरा सदिश कॉस थीटा। और थीटा यहाँ पर क्या है, याद रखना, दोनों सदिशों के बीच का कोण है थीटा। ए वेक्टर और बी वेक्टर जो दो सदिश हैं उनके बीच का कोण है आपका थीटा। तो ये था हमारे पास परिणामी का सूत्र, यानी कि दो सदिशों का परिणामी का अगर हमको सूत्र निकालना हो, मान निकालना हो, तो कैसे निकालोगे। अंडर रूट में ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 ए वेक्टर बी वेक्टर कॉस थीटा, जहाँ थीटा दोनों सदिशों के बीच का कोण है। मैं बात करूं कि परिणामी की दिशा क्या होगी, परिणामी की दिशा क्या होगी, ये तो आपका परिमाण आ गया, परिणामी का परिमाण आ गया है, मैग्नीट्यूड आ गया। अब बात करें हम लोग डायरेक्शन की, कि जो आर है वो किधर आएगा। तो देखिए, आर ने अगर एंगल बना रखा है, मान लीजिए ए वेक्टर के साथ में फाई, आर ने यानी कि जो रिजल्टेंट आपका वेक्टर है, परिणामी सदिश है, उसने ए वेक्टर के साथ में अगर फाई एंगल बना रखा है तो उसकी डायरेक्शन क्या आएगी, यानी कि ये जो फाई है ये कितना आएगा। तो उसके लिए हम लोग निकालते हैं tan फाई। और किस तरीके से निकालते हैं, डेरिवेशन आपने 11th क्लास में क्या होगा, मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक दिखाता हूँ इसका लिखने का। देखिए कि tan फाई आपको लिखना है, किस तरीके से लिखा जाता है कि परिणामी ने जिसके साथ, जिस सदिश के साथ में कोण नहीं बना रखा वो लिखते हैं। तो आर वेक्टर ने ए के साथ तो बना रखा था, बी के साथ नहीं बना रखा, इसलिए पहले वो लिख दीजिए। उसके साथ आता है साइन, और साइन के साथ एंगल कौन सा आएगा सर, तो दोनों सदिशों के बीच का कोण आएगा। दोनों सदिशों के बीच का कोण क्या था, थीटा। तो ये हो जाएगा बी वेक्टर साइन थीटा। नीचे लिखते हैं बटे में ए वेक्टर, यानी कि वो सदिश आएगा जिसके साथ में एंगल बना रखा है, प्लस अब आएगा वो सदिश जिसके साथ एंगल नहीं बना रखा, और पीछे आ जाएगा कॉस थीटा। तो ये आपका लिखने का एक तरीके से
तरीका हो जाएगा। ये एक डायरेक्ट फंडा हम लोग इसको कह सकते हैं दिशा लिखने का। यदि यही कोण बी के साथ बना रखा होता, ध्यान से देखना कि यदि आर वेक्टर ने फाई एंगल जो है वो बी के साथ बना रखा होता तो इस फॉर्मूले में जहाँ पर बी लिखा हुआ है वहाँ ए आ जाएगा और जहाँ ए लिखा हुआ है वहाँ पर बी आ जाएगा। बाकी ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शन है साइन और कॉस वो एज इट इज रहेंगे। तो ये हमारे पास में दिशा के लिए हो गया था। तो देखिए वापस आते हैं हम लोग हमारे पॉइंट पे कि यदि एक ही बिंदु पर या एक वस्तु पर दो बल लग रहे हैं जिनके बीच का कोण थीटा है तो परिणामी बल कितना आएगा, तो एफ परिणामी यानी कि रिजल्टेंट फोर्स की अगर बात करूंगा तो रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड हमको निकालना है तो कि इस फॉर्मूले से निकालूंगा। देखिए तो क्या आएगा, देखिए अंडर रूट में पहले सदिश का स्क्वायर यानी कि F1 स्क्वायर प्लस दूसरे सदिश का स्क्वायर यानी कि F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, दोनों बलों के बीच का एंगल भी यहाँ पर कितना है, थीटा ही है। तो ये हमारे पास में आ जाएगा परिणामी बल। और मैं बात करूँ कि नेट जो फोर्स आया है सर, जो परिणामी जो बल आया है उसकी डायरेक्शन कहाँ आएगी, तो क्या कहोगे, डायरेक्शन सर बीच में आएगी, दोनों बलों के बीच में। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि इस एंगल को बाइसेक्ट करेगी या इस एंगल को हाफ डिवाइड करेगी, ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा। तो देखिए मान लीजिए मैंने इसके साथ में इसने फाई एंगल बना रखा है, परिणामी ने एक बल के साथ में अगर कोण बना रखा है फाई, तो ये निकालूंगा मैं यहाँ पे tan फाई इक्वल टू, लिखने का तरीका मैंने आपको बता दिया, जिसके साथ एंगल नहीं बना रहा वो सदिश उसके साथ में साइन थीटा अपॉन जिसके साथ एंगल बनाया पहले वो प्लस जिसके साथ एंगल नहीं बनाया वो और साथ में आएगा cos थीटा। तो इस तरीके से हम लोग दिशा निकाल लेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके आपको मेनली 3 केस आपको पढ़ने। देखिए केस नंबर अगर 1 की अगर मैं बात करूं, जो आपको डायरेक्ट याद रखना है अब कि यदि एक वस्तु के ऊपर जो दो बल लग रहे हैं F1 और F2, यदि दोनों की डायरेक्शन सेम है, यदि F1 और F2 जो दो बल हैं वस्तु पर या ऑब्जेक्ट पर एक ही दिशा में लग रहे हैं तो इनका परिणामी क्या होगा। तो पहली बात ये देखिए कि F1 और F2 अगर एक ही दिशा में है तो इनके लिए थीटा की वैल्यू होगी 0 डिग्री, क्योंकि दो सदिश अगर एक ही दिशा में होते हैं तो एंगल इनके बीच में एंगल कितना आता है, 0 डिग्री का आता है। तो cos 0 की अगर मैं आपसे वैल्यू पूछूं तो कितनी बताओगे, 1। साइन 0 की वैल्यू अगर आपसे पूछूंगा तो कितनी बताओगे सर, 0। तो यहाँ से अगर cos 0 की वैल्यू देखिए, F1 F2 दो बल लग रहे थे एक ही वस्तु पर, परिणामी आपको निकालना है यानी कि R आपको निकालना है। और हम लोग R को किससे रिप्रेजेंट करके आए हैं, F परिणामी से। तो F परिणामी निकालूंगा तो देखिए यहाँ पे cos थीटा लिखोगे, थीटा की वैल्यू 0 रखोगे तो cos 0 होता है 1। तो अंदर ही अंदर ये फॉर्मूला बनेगा F1 प्लस F2 का होल स्क्वायर, उससे रूट हट जाएगा, फाइनली हमारे पास में आएगा F1 प्लस F2। ये डेरिवेशन आपने 11th क्लास में किया हुआ है, हम लोग डेरिवेशन नहीं करा रहे। डायरेक्ट आपको याद रखना है कि यदि एक वस्तु पर या एक ऑब्जेक्ट पर दो बल एक ही दिशा में लग रहे हैं तो उनका परिणामी कैसे आएगा, दोनों बलों को जोड़ने पर आएगा, ठीक है। ओके सर, अगर इसकी दिशा निकालनी है तो आप लोग tan फाई का वैल्यू निकालोगे। tan फाई के फॉर्मूले में देखिए F2 इंटू साइन थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, 0। अब 0 से किसी को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 0 ही आता है। और उसमें अगर हम लोग किसी का डिवाइड भी करेंगे तो कितना आएगा सर, 0 ही आएगा। 0 में अगर हम किसी नंबर का डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, 0 ही आता है। तो फाइनली tan फाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। तो यहाँ से हम बता देंगे फाई इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। यानी कि जो परिणामी बल लगा है उसकी दिशा किधर होगी, इस केस में परिणामी बल की दिशा जिधर F1 और F2 लग रहे हैं उधर ही होगी, इधर ही आपका F परिणामी लगेगा। तो समझ में आ गया आपको, ये दिशा निकालनी हो गई। केस सेकंड की अगर मैं बात करूं तो केस सेकंड क्या है कि यदि किसी वस्तु पर दो बल लग रहे हैं, मान लीजिए F1 और F2, लेकिन इस कंडीशन में जो दोनों बल हैं वो वस्तु पर कहाँ लग रहे हैं, एक दूसरे के विपरीत दिशा में लग रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो विपरीत दिशा में अगर बल लगते हैं तो उनके बीच में एंगल कितने डिग्री का होता है, एंगल होता है 180 डिग्री का। आप cos 180 की वैल्यू फाइंड करोगे तो कितनी आएगी सर, -1 आएगी। अच्छा, और साइन अगर 180 की वैल्यू फाइंड करोगे तो कितनी आएगी सर, 0 आएगी। तो साइन तो 180 पर कितना देता है, 0, और कॉस देता है -1। इस केस में अगर मैं आपसे परिणामी बल पूछूंगा कि यदि किसी वस्तु पर दो बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में लगे हुए हैं, अपोजिट डायरेक्शन में लगे हुए हैं, तो इनका परिणामी किधर आएगा। तो आप कहना, देखिए मैं कंडीशन लेनी पड़ेगी कि F1 ज़्यादा है या F2 ज़्यादा है। तो यहाँ पर आप देखना कि जो बल ज़्यादा है उसमें से
जो बल कम है उसको माइनस कर दोगे, यानी कि F1 माइनस क्या कर देंगे हम लोग, F2 कर देंगे। इस तरीके से अधिक बल में से कम बल क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है इस कंडीशन के अंदर। अच्छा, तो ये हो गया। अगर मैं ये कहता कि F2 ग्रेटर देन है आपका F1 से, तो यही फॉर्मूला क्या हो जाता, F नेट इज इक्वल टू हो जाता हमारे पास में F2 माइनस F1। और डायरेक्शन की अगर बात करूँगा तो यहाँ पर डायरेक्शन क्या बताओगे, तो नेट जो आया है आपका F परिणामी जो होता है उसकी डायरेक्शन उधर ही होती है जो फोर्स अधिक होता है। अगर इस कंडीशन की बात करूँगा F1 ज़्यादा है तो परिणामी की डायरेक्शन F1 की डायरेक्शन में हो जाएगी। और इस कंडीशन में बात करूँगा जहाँ F2 ज़्यादा है तो F नेट की वैल्यू, F नेट की जो डायरेक्शन है वो F2 वेक्टर की डायरेक्शन में हो जाएगी। तो आप लोग ये 2 केस याद कर सकते हो, डायरेक्ट याद रखना। एक छोटा सा पॉइंट और मैं आपको बताता हूँ, देखिए केस नंबर 3 नहीं है। अब जो भी आपको एंगल दे रखा होगा हम एंगल पर काम कर सकते हैं, ये आपको डायरेक्ट याद रखने। एक केस की यदि किसी वस्तु पर जो 2 बल लग रहे हैं F1 और F2, अगर इन दोनों का ही परिमाण समान हो, अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो, सेम मैग्नीट्यूड के फोर्स अगर किसी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई हो रहे हैं और उनके बिटवीन जो है एंगल है थीटा कोण पर लगे हुए हैं, तो इनका परिणामी कैसे निकालोगे। तो इसके लिए आप ये बड़ा वाला फॉर्मूला यूज़ करो। उससे अच्छा है कि हम लोग एक छोटा फार्मूला भी आपको लिखा देते हैं। देखिए छोटा वाला फार्मूला एक याद कर सकते हो कि यदि 2 समान बल किसी वस्तु पर थीटा कोण पर लगते हैं तो उनका परिणामी हम लोग निकाल सकते हैं 2 इंटू वह बल, यानी कि F1 F2 दोनों में से कोई सा भी ले लेना क्योंकि दोनों सेम ही है, cos थीटा अपॉन 2। इसका विशेष ध्यान रखना कि यहाँ पर थीटा के बटे में 2 है, cos थीटा के बटे में 2 नहीं है, थीटा के बटे में 2 है। पहले एंगल में 2 का डिवाइड करना, फिर आप उसके कॉस की वैल्यू निकालना। तो ये भी आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना कि यदि 2 सदिश समान हो तो उनका परिणामी हम लोग इस तरीके से इस छोटे वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। तो ये आपका थोड़ा सा बेसिक आपको याद रखना पड़ेगा कूलाम्ब्स लॉ के लिए कि कूलाम्ब्स लॉ का न्यूमेरिकल हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ये काम आएगा आपके। तो इसको याद रखिए और आगे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन करते हैं हम लोग। एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष पर एक समान आवेश उपस्थित है, तब त्रिभुज के केंद्र पर स्थित Q0 आवेश पर परिणामी विद्युत बल ज्ञात करो। क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है और क्या हमको निकालना है समझना एक बार, फिर हम लोग इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, यानी कि समबाहु त्रिभुज है, जिसके प्रत्येक वर्टिसेस पर यानी कि शीर्ष पर एक समान आवेश यानी कि जो चार्ज प्रेजेंट है उसके हर वर्टिसेस पर वो चार्ज क्या है, सेम है, नेचर में भी और मैग्नीट्यूड में भी। अच्छा, देन त्रिभुज के सेंटर पर, केंद्र पर एक चार्ज प्रेजेंट है Q0, इस पर आपको इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि यहां पर आपको जो टोटल इलेक्ट्रिक फोर्स है या नेट इलेक्ट्रिक फोर्स है वो आपको फाइंड करना है। तो देखिए सॉल्व करना हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो पहले मैंने एक इक्विलैटरल ट्रायंगल कंसीडर कर लिया। देखिए ये आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल है A, B और C। इक्विलैटरल ट्रायंगल आप लोग जानते हो, समबाहु त्रिभुज आप लोग जानते हो कि जिसकी साइड क्या होती है, इक्वल होती है, जिसकी प्रत्येक भुजा क्या होती है, इक्वल। मैंने एक भुजा को कंसीडर कर लिया, तो ये भुजा भी कितनी होगी सर, A होगी। अच्छा, ये वाली भुजा भी क्या होगी सर, A होगी, क्योंकि ऑल साइड्स आर सेम। अच्छा देखिए, समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर कर दी, बिल्कुल सर। और प्रत्येक आंतरिक कोण जो है, प्रत्येक आंतरिक कोण कितने डिग्री का होता है सर, 60 डिग्री का होता है। ओके, ये भी हमने कर दिया। अच्छा, अब कहा है कि इसके हर वर्टिसेस पर 3 इसके वर्टिसेस हो गए, 3 आपके शीर्ष हैं, इन पर एक समान आवेश। अगर पहले शीर्ष पर Q आवेश प्रेजेंट है तो सेकंड शीर्ष पर भी क्या होगा Q, और थर्ड शीर्ष पर भी क्या होगा Q, एक समान आवेश हो गया। ओके सर, केंद्र पर, सेंटर पर एक चार्ज प्रेजेंट है Q0, सेंटर पर एक चार्ज प्रेजेंट है Q0, इस पर आपको सेंटर पर जो चार्ज है वो सेंटर मैंने कंसीडर कर लिया, जिस पर चार्ज प्रेजेंट है Q0, इस पर आपको नेट फोर्स निकालना है, यानी कि इसके ऊपर आपको टोटल इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड करना है। तो इस पॉइंट पर आप ये देखिए कितने फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, कौन कौन इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा। तो देखिए A पर चार्ज प्रेजेंट है Q, और A से अगर मैं यहाँ की जो डिस्टेंस है उसको मान लेता हूँ R। एक वर्टिस से अगर सेंटर का डिस्टेंस मैंने R कंसिडर कर लिया, A से कैपिटल A और O के बिटवीन जो डिस्टेंस है उसको मैंने R कंसिडर कर लिया, तो B से जो O का डिस्टेंस है, O का B से जो डिस्टेंस है ये भी कितना होगा सर, R होगा।
और सी से ओ का डिस्टेंस है वो भी कितना होगा, आर होगा। यानी कि सेंटर से वर्टिसेस का जो डिस्टेंस है वो मैंने आर कंसिडर कर लिया, तो तीनों वर्टिसेस से ये सेम डिस्टेंस पर होगा, वो मैंने मान लिया आर है। चलिए बहुत अच्छा। देखिए क्यू, ए पर उपस्थित जो क्यू चार्ज है ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, बी पर उपस्थित जो क्यू चार्ज है ये भी इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा, और सी पर उपस्थित जो क्यू चार्ज है वो भी ओ पर उपस्थित क्यू नॉट पर फोर्स अप्लाई करेगा। तो तीनों जो वर्टिसेस हैं इन पर प्रेजेंट जो चार्ज है ये सेंटर पर प्रेजेंट क्यू नॉट चार्ज पर क्या अप्लाई करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे, यानी कि इसके ऊपर विद्युत बल लगाएंगे। तो आपको क्या करना है कि इसके ऊपर ए के कारण बल निकाल लेता हूँ, बी के कारण बल निकाल लेता हूँ, और सी के कारण जो बल लग रहा है वो निकाल लेता हूँ, फिर उनका टोटल हम लोग फाइंड कर लेंगे। चलिए अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, देखिए कि ए और क्यू नॉट के बीच के बल की बात, तो उसमें हमको काम क्या आएगा, हम जानते हैं कि दो चार्ज अगर रखे हुए हैं, दोनों के बिटवीन डिस्टेंस अगर आर है, ये चार्ज हो गया क्यू, ये चार्ज हो गया क्यू नॉट, तो बल आपका लगता है एफ बराबर के Q1 Q2 यानी कि Q इंटू क्यू नॉट अपन आर स्क्वायर। तो यहाँ आपको आवश्यकता किसकी पड़ेगी, आर की पड़ेगी, यानी कि एक वर्टिसेस से जो सेंटर का डिस्टेंस है आर, इसकी आपको जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल सर, तो पहला काम हम लोग ये कर लेते हैं कि आर निकाल लेते हैं। सबसे पहला काम हम लोग क्या कर लेते हैं, जिसकी हमें आवश्यकता पड़ेगी आर की, वर्टिसेस से सेंटर का जो डिस्टेंस है आर, इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमको। चलिए निकालते हैं। तो देखिए आपको वैल्यू निकालना सिखाता हूँ। ओ से आप सामने वाली भुजा पर सीधे परपेंडिकुलर यानी कि लंब डाल दीजिए। ए बी जो साइड है इस पर आपने ओ से लंब डाल दिया डी बिंदु पर, ठीक है। तो यहाँ से ए डी जो है ये कितना होगा, तो डी बी है वो कितना होगा। तो देखिए ए बी जो है टोटल, अगर इस पर मैं ओ से सेंटर से लंब डालूंगा तो ये ए बी को दो पार्ट में डिवाइड करेगा, यानी कि टोटल अगर ए है तो ए डी क्या हो जाएगा, ए अपॉन 2 हो जाएगा। डी बी भी है वो भी कितना हो जाएगा, ए अपॉन 2 हो जाएगा। और ये जो एंगल है इसका क्या हो जाएगा, बाइसेक्ट हो जाएगा। तो एंगल कितने डिग्री का रह जाएगा अपने पास में, 30 डिग्री का। तो आपको ट्रायंगल मिल रहा है ए डी ओ। इस ट्रायंगल को अगर हम लोग अलग से बना लेते हैं, इस ट्रायंगल को अगर हम लोग अलग से बनाते हैं, देखिए ध्यान से, ये ए हो गया है, ये डी हो गया है, ये ओ हो गया है, ये एंगल हमारा 30 डिग्री हो गया। बिल्कुल सर, ये आर मैंने कंसिडर कर लिया, बिल्कुल। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था यहाँ पे, बिल्कुल। और ये जो है साइड ए डी, ये कितना हो गया है, ए अपॉन 2 हो गया है। यहाँ से मैं आर फाइंड कर लेता हूँ। तो देखिए कैसे फाइंड करते हैं, ये आपको राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज दिख रहा है, तो जो भुजा आपको निकालनी है उसको ऊपर लिखना, निकालने का डायरेक्ट फंडा है आपका। देखिए जो भुजा आपको निकालनी है उसको ऊपर लिखिए, ठीक है सर। अब जो भुजा दे रखी है, जो साइड आपको दे रखी है उसको आप नीचे लिख लीजिए, ठीक है सर। एंगल था ये, इस एंगल के लिए एंगल के कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है सर, लंब होती है। और इंग्लिश में अगर हम लोग देखें तो उसको परपेंडिकुलर होता है। तो और परपेंडिकुलर या लंब जिसके साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है ये क्या होता है, ये सर आधार होता है, यानी कि हम लोग इसको बेस भी कहते हैं। और बची हुई जो साइड है वो कर्ण यानी कि वो हाइपोटेनियस हो जाएगी। तो आर की अगर बात करूं तो आर क्या है सर, कर्ण है या फिर हाइपोटेनियस, कर्ण है ये तो, या हाइपोटेनियस है। अच्छा, और ए अपॉन 2 क्या है, ए अपॉन 2 आधार है। तो ये हो गया कर्ण बटे में आधार। आप लोग खुद जानते हो लाल बटे कक्का से, ट्रिग्नोमेट्री आपने सबने बचपन में पढ़ा हुआ है, लाल बटे कक्का। और यहाँ से कर्ण बटे में आधार की अगर बात करूंगा तो कर्ण बटे में आधार किसका फॉर्मूला हो जाता है सर, सेक थीटा का हो जाता है। और थीटा कितना है हमारे पास, 30 डिग्री है। क्लियर है आप लोगों को यहाँ तक। चलिए आर में फाइंड करना चाहता हूँ, आर रख लूंगा। ए अपॉन 2 जो है ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के उधर मल्टीप्लाई हो गया, तो ए अपॉन 2। अच्छा, और सेक 30, और सेक 30 की वैल्यू कितनी होती है सर, 2/√3 होती है। आप लोग याद रखना इन चीजों को, है ना। तो r बराबर देखिए 2 से मैंने 2 को कैंसिल कर दिया, तो r मिल गया मुझे a अपॉन में 3। r की वैल्यू क्या मिल गई मुझे, a अपॉन में √3, सॉरी 3 नहीं, a अपॉन √3। ये हमारे पास में क्या निकल गया, r निकल गया। तो पहला काम आपका क्या है, सेंटर से एक वर्टिसेस का हम लोग क्या फाइंड कर लेंगे, डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। क्लियर है आप लोगों को। अब मैं ज्ञात करूंगा कि ए के कारण क्यू नॉट पर कितना बल लगा, बी के कारण क्यू नॉट पर कितना बल लगा, और सी के कारण क्यू नॉट पर कितना बल लगा। ठीक, अब निकालते हैं हम लोग कि ए के कारण क्यू नॉट पर कितना बल लगा। देखिए ए पर स्थित क्यू आवेश के कारण ओ पर स्थित क्यू नॉट आवेश पर विद्युत बल, ठीक है। ये हमने ए बिंदु मान लिया, ये ओ बिंदु मान लिया। ए पर है क्यू आवेश, ओ पर है क्यू नॉट आवेश।
दोनों के बीच की दूरी r थी और r का काम कौन कर रहा है हमारे पास, a/√3, ये हमने निकाल दिया। ठीक है सर, वैल्यू अगर देखूंगा फोर्स की कितनी रहेगी तो उसको मैंने देखिए मान रहा हूँ FA, के कारण ऊपर जो बल लग रहा है उसको मैंने FA कंसिडर कर लिया। आप जानते हो दो आवेशों के बीच में लगता है F बराबर K Q1 Q2 बटे r², तो K हो गया, Q1 का काम कौन कर रहा है Q इंटू Q2 का काम कौन कर रहा है Q0 अपॉन में r², यानी कि a/√3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। यहाँ से FA अगर निकालूंगा तो देखिए K Q0 अपॉन में a का स्क्वायर करूंगा a² हो जाएगा, √3 का अगर स्क्वायर करूंगा बटे में 3 आएगा तो उसको कहाँ भेज दूंगा ऊपर। तो इस तरीके से ये हो गया मेरे पास में FA, यानी कि a पर उपस्थित Q0 आवेश पर बल, a पर उपस्थित Q आवेश के कारण o पर उपस्थित Q0 आवेश पर बल हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारे पास में FA। और कैसा होगा, Q पॉजिटिव है, Q0 भी कैसा है पॉजिटिव है, तो Q की दोनों पॉजिटिव है, क्या होगा प्रतिकर्षण का बल लगेगा, यानी इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, तो A के कारण जो है डायरेक्शन होगी इस तरीके से, ये होगी हमारे पास में FA की डायरेक्शन। में डायरेक्शन आपको बाद में सिखाऊंगा, देखिए अभी वैल्यू निकाल लेता हूँ। और इसी प्रकार अगर मैं बात कर लूँ, इसी प्रकार देखिए, इसी प्रकार मैं देख लेता हूं कि B पर उपस्थित Q आवेश के कारण O पर उपस्थित Q0 पर कितना बल लगेगा, तो आप इसी प्रकार लिख सकते हो FE बराबर K। देखिए क्योंकि जब इन दोनों के बीच में बल देखा, आवेश कितना था, पहला Q, दूसरा कितना था Q0, बीच की दूरी क्या थी R। B के कारण अगर मैं बल देखना चाहता हूं तो देखिए B पर भी तो उतना ही आवेश है जितना A पर था, बिल्कुल सर। दूसरा आवेश Q0 आई, बिल्कुल, बीच की दूरी भी वही है। जब आपका दोनों आवेश सेम है, दूरी सेम है, तो बल भी कितना लगेगा, उतना ही लगेगा। तो FB यानी B के कारण Q0 पर बल कितना लगेगा, Q0 अपॉन में 3 आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सेम लगेगा सर FA के। और इसी प्रकार C के कारण अगर देखूंगा तो ये हो जाएगा 3K Q0 अपॉन में a²। इसी प्रकार लिख सकते हो, डायरेक्ट लिख देना, या फिर आप पूरा लिख कर देना, जैसे मैंने A के लिए निकाला है सेम टू सेम आप B और C के लिए कर देना। अब देखिए आप कि अगर मैं O की बात करूं, यहाँ है आपका सेंटर O, मैंने मान लिया O पे A के कारण बल कितना लग रहा था सर FA, जो कैसा लगेगा इस तरीके से लगेगा, प्रतिकर्षण का लगेगा। सर इस तरीके से क्यों, तो मैं आपको बता के आ चुका हूं कि दो आवेशों के बीच में जो बल लगता है वो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही लगता है। अगर प्रतिकर्षण होगा तो इस तरीके से और आकर्षण होता तो इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से O पर क्या गया, इससे FA लग गया, और B के कारण जो बल लगेगा वो इस तरीके से FB हो जाएगा, और C के कारण जो लगेगा वो इस तरीके से हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास में FC। FA, FB और FC तीनों का ही मान क्या है, आपस में बराबर है। और टोटल अगर इनके कोण की बात करूं तो टोटल एंगल कितना होता है, ये 360 डिग्री का होता है। 3 पार्ट्स में आपको डिवाइड हो रहा है, तो एक पार्ट कितना हो जाएगा 120 डिग्री, यानी कि 120 डिग्री का एक कोण हो जाएगा। यानी कि दो बलों के बीच में कोण कितना हो गया, 120 डिग्री का हो गया। अब आपको मैंने जो समांतर चतुर्भुज का नियम पढ़ा है, इसी वीडियो में मैंने जो पहले आपको बेस पढ़ाया है उसको काम में लेकर के मैं दो बलों के बीच में क्या निकाल लेता हूं, परिणामी। तो FA और FB का परिणामी अगर मैं निकालूंगा, FA और FB का पहले परिणामी निकाल लेता हूं। तो FA और FB का परिणामी कितने डिग्री कोण पर चाहिए आपको, 120 डिग्री पर। तो देखिए FA का मान जो है वो FB के मान के बराबर है, FA का मान FB के मान के क्या है, बराबर है। कितना है, 3K Q0 अपॉन में a², यही है, बिल्कुल सर। और आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि अगर दो बल समान हैं, एक ही वस्तु पर यदि दो समान बल लग रहे हैं, इक्वल फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, उनका नेट जो है वो हम लोग एक छोटे फॉर्मूले 2F cos θ/2 से भी निकाल सकते हैं। याद है आपको, मैंने इसी में बताया है, आपको इसी वीडियो में मैंने आपको बताया है कि यदि किसी वस्तु पर या किसी ऑब्जेक्ट पर दो इक्वल फोर्स अगर अप्लाई हो रहे हैं, उनका नेट कैसे हम निकाल सकते हैं, ये छोटा वाला फॉर्मूला काम में लेकर के। तो F नेट इन FA और FB का परिणामी मैंने F डैश मान लिया, 2F, F का काम कौन करेगा सर, FA लिख लो चाहे FB लिख लो, दोनों की वैल्यू तो सेम ही है, 3K Q0 अपॉन में a²। ओके सर, यहाँ आएगा cos थीटा कितना है 120 डिग्री अपॉन 2, तो 120 में अगर 2 का डिवाइड करूंगा कितना आएगा 60 डिग्री आएगा। तो डायरेक्ट लिख दूं, कोई दिक्कत थोड़ी है। अच्छा देखिए F डैश इक्वल टू 2 इंटू 3K Q0 अपॉन में a² इंटू cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो 2 से 2 क्या होगा कैंसिल। तो इस तरीके से F डैश क्या आ जाएगा 3K Q0 अपॉन a² आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास क्या FA
और एफ बी का परिणामी आ गया। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये अपने पास में आ गया एफ डैश 3k क्यू नॉट अपॉन में ए स्क्वायर, ये एफ डैश की वैल्यू आपको प्राप्त हो गई। ठीक है, अब एफ डैश की डायरेक्शन क्या होगी, ये तो हमको मालूम है कि एफ बी और एफ ए के बीच में होगा, लेकिन कितने डिग्री एंगल पर होगा ये हमको निकालना है। तो देखिए ध्यान से, ये डायग्राम में हटा दूं, तो ये आप समझ रहे हैं कितने डिग्री एंगल पर होगा कि हमको एफ डैश की डायरेक्शन फाइंड करनी है। तो देखिए मैंने क्या किया कि एफ और एफ बी का जो परिणामी आया है ये मैंने मान लिया इस तरीके से, ये रहा, और इसको मैंने मान लिया एफ डैश है, मान लो। ठीक है, और एफ डैश जो है वो ए के साथ में कौन बना रहा है, फाई। एफ डैश ए के साथ में, एफ ए के साथ में कितने डिग्री कौन बना रहा है, फाई कौन बना रहा है। तो आपको निकालना है कि फाई कितना आएगा, तो उसको निकालने के लिए मैंने इसी वीडियो में आपको क्या बताया है, tan फाई निकालना आपको समांतर चतुर्भुज के नियम से कैसे निकालते हैं। तो देखिए, जिसके साथ परिणामी बल जो है वो एंगल नहीं बनाता है, यानी किसके साथ नहीं बना रहा है, एफ बी के साथ बना रहा है, नहीं बना रहा है, एफ ए के साथ बना रहा है, तो आपको पहले लिखना है ऊपर जिसके साथ नहीं बना रहा। ठीक, ओके, उसके साथ आएगा साइन थीटा, थीटा यानी कि एफ और एफ बी के बीच का कोण कितना था, 120 डिग्री, अपॉन में जिसके साथ कौन बनाता है वो बल, प्लस जिसके साथ नहीं बनाता वो बल, इंटू आएगा यहाँ पे कॉस 120 डिग्री। ठीक, तो यहां से हो जाएगा tan फाई इक्वल टू एफ बी, और एफ और एफ बी आपको मालूम है दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो देखिए दोनों की जगह मैं एक बार एफ लिख रहा हूं, एफ साइन 120, साइन 120 का मान कितना होता है, तो सर साइन 120 का मान होता है √3/2। ठीक है सर, एफ ए का मान भी क्या लिख लिया मैंने, एफ लिख लिया, क्योंकि एफ एफ भी आपस में बराबर है, प्लस एफ बी भी कितना लिख लिया, एफ। कॉस 120 का मान कितना होता है, माइनस का 1/2। याद रखना आप लोग ये वैल्यू, ध्यान रखना ट्रिग्नोमेट्री की ये वैल्यू थोड़ी थोड़ी आपको याद होनी चाहिए। ऊपर मिल रहा है हमें √3f/2, और इसके डिवाइड में मिल रहा है f, प्लस माइनस हो गया माइनस 1/2f, यानी f/2 हो जाएगा ये वाला। ठीक है, तो सॉल्व करोगे इसको क्या मिलेगा सर, ऊपर तो एज इट इज रहेगा √3f/2। अच्छा, f माइनस f/2, यानी कि एक f में से आधा f अगर घटाऊंगा तो आधा ही तो बचेगा। f में से अगर f/2 घटाऊंगा तो f/2 आ जाएगा, बिल्कुल सर, 2 से 2 कैंसिल बेटा, f से f कैंसिल हो गया। तो देखिए क्या मिला, tan फाई इक्वल टू मिल गया √3, और आप लोग जानते होंगे कि चूंकि tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, तो √3 की जगह अगर मैं लिख दूंगा tan फाई इक्वल टू, देखिए √3 की जगह क्या लिख दिया मैंने, tan 60, तो क्या नजर आएगा आपको कि फाई की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री है। फाई की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री है, यानी कि जो एफ डैश है और एफ ए है इनके बीच का कोण कितना आया है, 60 डिग्री एंगल आया है, यानी कि जो परिणामी आएगा वो एफ ए के साथ में कितने डिग्री कोण पर आ रहा है, 60 डिग्री पर आ रहा है। अरे टोटल सर एफ और एफ बी के बीच का एंगल ही 120 था, अगर ए के साथ में वो 60 डिग्री पर आ रहा है तो बी के साथ भी कितने पर आएगा, 60 पर आएगा। समझ में आ गया आपको, बिल्कुल आ गया। तो देखिए मैं आगे भी इसको हटा देता हूं, आप ये वैल्यू याद रखना। ठीक है, तो आगे क्या करना है आपको, देखिए आगे अब अगर मैं देखूं बिंदु ओ को, तो पॉइंट ए को अगर आप देखोगे तो पॉइंट ए पर क्या हो रहा है सर, ऊपर की ओर हमने जो परिणामी निकाला था एफ और एफ बी का वो आ गया एफ डैश, बिल्कुल सर, और नीचे हमने क्या लग रहा हुआ है हमारा एफ सी, यानी कि सी के कारण जो सेंटर ओ पर उपस्थित क्यू नॉट पर बल लगा हुआ था वो आ गया। ठीक है सर, अब यहां अगर देखोगे, देखिए इधर है आपका ये एफ ए, ये था आपका एफ बी, एफ ए और एफ सी के बीच, एफ ए और एफ सी के बीच में एंगल था 120 डिग्री, बिल्कुल सर। एफ डैश और एफ ए के बीच में हमने अभी भी देखा फाई कितना आया, 60 डिग्री आया, तो एफ डैश और एफ सी के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, टोटल दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया सर, 180 डिग्री हो गया। तो आप एफ डैश और एफ सी के बीच में परिणामी निकालोगे, यानी निकालोगे एफ डैश व एफ सी का परिणामी। याद रखना आप क्या निकालना है आपको, एफ डैश व एफ सी का परिणामी। एफ डैश और एफ सी का परिणामी कितने डिग्री कोण पर निकालोगे सर, 180 डिग्री कोण पर। अच्छा, तो 180 डिग्री कोण पर, वो भी मैंने आपको अभी इसी वीडियो में आपको बताया है कि यदि किसी वस्तु पर दो बल लगे हुए हों और दोनों बल एक दूसरे के विपरीत हों तो परिणामी कैसे निकालते हैं, तो सर परिणामी निकालते हैं एक में से दूसरे को माइनस करके। तो देखिए 180 डिग्री पर, यानी कि विपरीत दिशा में अगर दो बल लगे हुए हैं एफ डैश और एफ सी, इनका परिणामी क्या आएगा, वो मैंने मान लिया एफ डबल डैश, और एफ डैश में से मैंने क्या कर दिया, एफ सी को माइनस कर दिया। अच्छा, एफ डबल डैश बराबर, अब एक बार देखिए एफ डैश का वैल्यू कितना है
तो यहाँ आया था आपका एफ डैश का वैल्यू 3k/q0/a² और एफ सी का वैल्यू भी आप पीछे देखोगे वीडियो को तो कितना आ रखा है सर, इतना ही आ रखा है 3k/q0/a², यानी कि दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है, 3k/q0/a²। तो उसी में से अगर उसी को माइनस करूंगा तो नेट कितना आएगा, 0 आएगा। तो क्या समझ में आया कि अगर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, एक समबाहु त्रिभुज है, तो जिसके प्रत्येक शीर्ष पर एक समान आवेश उपस्थित है, तो उसके केंद्र पर उपस्थित किसी आवेश पर परिणामी बल कितना आएगा, तो परिणामी बल का मान वहां पर कितना आएगा, 0 आएगा। याद रखना, क्वेश्चन अच्छा है। इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं जो आपको करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन इसका आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए, सॉल्व हो गया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड में आने लायक क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए विद्यार्थियों, हमने ये क्वेश्चन अभी सॉल्व कर लिया कि अगर एक समबाहु त्रिभुज के हर शीर्ष पर एक समान आवेश रख दिया जाए और इसके केंद्र पर अगर कोई आवेश रख दिया जाए तो इस पर परिणामी बल का मान कितना आता है। आपने देखा F" का मान हमने कितना निकाला, 0 निकाला था। ये आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता था कि सिद्ध कीजिए कि किसी समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष पर एक समान आवेश रखने पर उसके केंद्र पर उपस्थित आवेश पर परिणामी बल का मान 0 होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया भी होगा। इसी पर आधारित जो है या इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके आपको देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष पर एक समान आवेश उपस्थित है। वही लाइन जो मैंने आपको कही, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल कंसीडर करना है, समबाहु त्रिभुज मानना है, हर शीर्ष पर एक समान आवेश रख दिया, ठीक है सर। तब त्रिभुज के किसी एक शीर्ष पर, पहले तो मैंने आपको केंद्र पर पूछा था, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं किसी एक शीर्ष पर स्थित आवेश पर आपको परिणामी विद्युत बल ज्ञात करना है। तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व करना कि भाई तीनों शीर्षों पर हमने एक समान आवेश रख लिया, फिर किसी एक शीर्ष को आप पकड़ लीजिए, जैसे A, B, C, मैंने B को पकड़ लिया, B शीर्ष पर A फोर्स अप्लाई करेगा, C भी फोर्स अप्लाई करेगा। इनका आपको नेट निकाल करके बताना है कि यहाँ पर परिणामी बल का मान कितना आएगा। आपका आंसर आ जाए आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नहीं आए कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पहले ये क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, उसके बाद मैं आपको स्टार्ट कराऊंगा वर्ग। जैसे हमने अभी समबाहु त्रिभुज को कंप्लीट किया है, आगे हम लोग किसको कंप्लीट करेंगे, स्क्वायर को कंप्लीट करेंगे कि स्क्वायर के केस में किस तरीके से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमारा ये नेक्स्ट वीडियो होगा स्क्वायर के ऊपर। उससे पहले मैं आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट कराऊंगा। आपको अगर क्वेश्चन वीडियो पसंद आ रहा है, आपको क्लास अच्छी लग रही है, तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए दोस्तों के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूल रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से भी चैनल को सब्सक्राइब करवाइए और शेयर कीजिए ताकि वो भी हमारे साथ में पढ़ सके, हमारे साथ जुड़ सकें। धन्यवाद।